औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसके गेस्ट स्पीकर हैं आरिफ इरफान साहब, और आपका टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह मैं पहले जो प्रोग्राम का आगाज़ जो तिलावत कुरान से करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की डिटेल आपको बताता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तो इंशाल्लाह ये हमारा इस टॉपिक का जो है दूसरा सेशन है, सीक्रेट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस। इसका फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हमारे आरिफ इरफान साहब जो कवर कर चुके हैं। तो माशाल्लाह आपका जो है तारुफ तो बहुत लंबा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं थोड़ा मुख्तसर सा जो है तारुफ बोल के फिर आपको इनवाइट करूँगा इंशाल्लाह। तो आरिफ इरफान साहब ने एमबीए किया है एंड सीएमए यूएसए हैं, एंड डायरेक्टर ऑफ दारी एकेडमी और असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी जॉब किया आपने। आरिफ इरफान, आप a seasonal financial expert with more than 22 years of experience in accounting and finance। तो ये आपका इंशाल्लाह जो है बहुत मुख्तसर सा तारुफ है, काफ़ी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमारे सामने जो है हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। तो मतलब जैसा बताया कि ये जो है सीज़न मतलब ये जो है मतलब सेशन 2 है, सीक्रेट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस। इससे पहले जो सेशन 1 हुआ था उसमें 4 पॉइंट्स आपने कवर किए थे, तो इंशाल्लाह ये उसी का जो है कंटिन्यूएशन रहेगा। तो मैं इंशाल्लाह आरिफ इरफान साहब को दावत देता हूँ कि आप ये पेश करें। जी आरिफ इरफान साहब। आरिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू लिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुव इज्तबाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले के सेशन में मैं आप लोगों के सामने सीक्रेट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस या 8 क्रूशियल स्टेप्स टू बिकमिंग बेस्ट यू पॉसिबल के तहत चंद पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं। आपको आपकी याद दहानी के लिए मैं थोड़ा सा उसको एक 2-4 मिनट में जिस्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अल हज के अंदर कि ऐसी जिदोजहद करो, जिहाद करो जैसे कि तुम्हें हक है, जिदोजहद करो जैसे कि तुम्हें हक है, और तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए चुन लिया। दूसरा जो आयत में आपके सामने रखा था वो ये है कि एंड दोज हु स्ट्राइव फॉर अस वी विल श्योरली गाइड देम टू आवर वेज एंड इंडीड अल्लाह इज विद परसेवरेंस। तो ये दो काम करने के लिए चाहे वो इस दुनिया के अंदर सही जिंदगी में सही जिदोजहद करना हो या अल्लाह के रास्ते में सही जिदोजहद करना हो, उसके लिए हाई परफॉर्मेंस की हमें जरूरत पड़ती है। और मैंने बताया कि हाई परफॉर्मेंस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट है, दूसरा हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर है, तीसरा हाई परफॉर्मेंस टीम्स है। तो इसके तहत मैंने बात रखी, तो सबसे पहले मैंने जो बात रखी थी वो हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के तहत। हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ी। मैंने ये पूरा का पूरा उन्वान सूरह असर के तहत कंक्लूड किया। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जमाने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलखीन करे। तो यहाँ पर जो माइंडसेट है वो हमारा ईमान लाना है। ईमान लाने से पहले माइंडसेट क्या होता है, ईमान लाने के बाद इंसान का माइंडसेट क्या होता है, बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आता है, वो आप लोगों को मालूम है उसके ताल्लुक से।
और दूसरी जो चीज है वो ये है कि ईमान लाने के बाद इंसान नेक अमल करे, वो हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर है। और आखिरी चीज है टीम्स, हाई परफॉर्मेंस टीम्स। इस इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उसके तहत उसको सोशल बिहेवियर यानी एक यूनाइट होकर एक सोसाइटी के तहत, एक कम्युनिटी के तहत अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। तो तीसरी जो बात कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान लाए नेक अमल करे, एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करे। ये 2 पॉइंट्स है टीम्स के अंदर। तो एक दूसरे को हक की नसीहत करना और सब्र की तलकीन करना, जहां जहां भी हमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उन तमाम चीजों को अंदर जो है हम एक दूसरे की सब्र की तलकीन करनी चाहिए। तो ये 3 चीजों के तहत मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूँ। तो सबसे पहले जो माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर देखिए कि फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको बात खुल के आ जाएगी। सबसे पहले टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी एक कामयाब इंसान वो है कि वो 100% ही विल टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन एक्शंस। मैंने यहाँ एक कोट आइडेंटिफाई किया है, लिखा है, व्हेन इट डज गो रॉन्ग आई हैव ओनली गॉट वन पर्सन टू लुक एट एंड दैट इज माई सेल्फ, नो एक्सक्यूजेस। तो बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर हाई परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके अंदर दूसरों को ब्लेम करने की आदत होती है। सो वो इंसान कभी हाई परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल नहीं बन सकता दुनिया के अंदर। ही हैज टू टेक हिज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी का 100% एक्शंस का 100% वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो ब्लेम गेम नहीं करता। और दूसरा है गेट मोटिवेटेड। Internal motivation brings a self-confidence and self-happiness that no external award can give you. ये दूसरा जो है ना इंपॉर्टेंट नुक्ता है माइंडसेट के अंदर, कि वो दूसरों के तरफ दूसरे मोटिवेट करे तो अपने काम को आगे नहीं बढ़ाते, वो खुद अंदर से जो है ना मोटिवेटेड होते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है इस हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के अंदर जो हमें दुरुस्त करना चाहिए। अक्सर व बेशतर हम ये सोचते हैं कि कोई तारीफ करे, कोई हम हमें जो है मोटिवेट करे तो हम काम करेंगे। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है। तो इसीलिए हम अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेशन हमें पैदा करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, मैं माजरत हूँ उसके लिए। और तीसरी जो है मैनेज योर इमोशंस। दुनिया के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल जो अक्सर व बेशतर डैनियल गोलमैन, इसके जो है ना फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के वो है। तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता, और जो कामयाब इंसान है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। हाई परफॉर्मेंस इज अबाउट हाउ यू रेस्पॉन्ड टू प्रेशर। यू कैन कंट्रोल द मोमेंटम साइकिल rather लेट द मोमेंटम ओवरवेलम। तो हम उलझ नहीं जाते। हमारे लाइफ के अंदर कई जो है ना सेटबैक्स होते हैं, तो हम पीछे नहीं हटते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उस बहाव में बह नहीं जाते। वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट का कॉन्सेप्ट। एक है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, गेट मोटिवेटेड, मैनेज योर इमोशंस। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसके ताल्लुक से और थोड़ा सा देखते हैं। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन वी गो थ्रू हेल it's a human to look for someone to blame, but blame is useless. All that matters is how we respond. तो यही बात जो मैंने आपके सामने रखी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फाइनल जो मुद्दा है, वो हम ब्लेम गेम नहीं खेलते। वो ये है कि हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारे तरफ से क्या जो है ना चीज कमी पेशी है, और आगे इसको कैसा कंट्रोल किया जा सकता है, कैसा रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करते।
रिएक्ट करते हैं तो रेस्पॉन्डिंग वे में करते हैं, सोच समझ के करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए वैसा करते हैं। और एक चीज, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर रिएक्शन टू थिंग्स दैट लाइफ थ्रोस एट यू। कभी कभार हमारी गलतियां नहीं होते, हम जो है ना गलती नहीं है, लाइफ हमारे ऊपर जो है थ्रो करती है कई सारे सेटबैक्स। तो हम ये नहीं सोचना है कि हम पीछे हट जाएं, ये हमसे नहीं हो सकता कौन सी भी चीज, ऐसा नहीं है। हमको करना क्या है कि हमारे कंट्रोल में क्या है, वो हमारे रिएक्शंस हैं। तो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस टू द थिंग्स दैट लाइफ थ्रोस एट यू। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोग समझते हैं कि हमारा जो फॉल्ट नहीं है उसको भी हम अपने सर पे लें, ऐसा नहीं है। और लोग समझते हैं कि यानी सेटबैक हो तो तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है, उसका मतलब आप एक फेक स्माइल लोगों को दिखाना, ऐसा नहीं है। सो वी फेस सेटबैक्स, वी हैव आवर फीलिंग्स, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट असल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है, इट्स अबाउट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। रिस्पॉन्ड का डेफिनेशन, टू रिएक्ट इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। इफेक्टिव मतलब रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट है बंदुरा, लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि तीन इंपॉर्टेंट बातें उसने की। When people don't believe they have what it takes to complete a task successfully, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसके अंदर वो जो टैलेंट है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वैसे लोग जो है ना लो सेल्फ एफिकेसी कहलाते हैं। दे वुड सी लिटिल पॉइंट इन मेकिंग एन इनिशियल एफर्ट। हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप में हो या इज्तिमाइयत में हो, तो सबसे पहले नेगेटिव फीलिंग होती है, ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते, यानी तो इनिशियल एफर्ट भी नहीं लगाते, लिटिल एफर्ट लगाते। और दूसरी चीज, अगर एफर्ट लगाते भी हैं तो उनको सेटबैक्स जब आते हैं तो वो जो है ऑब्स्टैकल जैसे ही जो है ना आते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज गलत है, ऐसे लोग लो सेल्फ एफिकेसी के होते हैं। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है हाई सेल्फ एफिकेसी के लेके आना है, ये एक फॉर्मूला है। और उसका मतलब ये है कि बिलीव इन अवर सेल्फ, बिलीव इन योर ओन टैलेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल मेक्स ए स्टार्ट एंड प्रिजर्व व्हेन दे डू एनकाउंटर डिफिकल्टीज। ये है टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, उनके टैलेंट के ऊपर जो है ना उनका भरोसा होता है, अल्लाह के ऊपर उनका भरोसा होता है। और उन्हें मालूम है कि चैलेंजिंग है ये टास्क, हमें सेटबैक्स आएंगे। तो कई सारे जो है ना हम एग्जांपल्स लेते हैं, आजकल जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल जो है ना प्लेयर है कोई गेम का, तो आप देखिए तो उनके वो लोग जो है ना चैलेंजेस को फेस करते हैं, सेटबैक्स आए तो वो सो नहीं जाते, उस काम को छोड़ नहीं देते, वो आगे बढ़ के उसको काम करते हैं। अपने टैलेंट के अंदर भरोसा और अल्लाह पर भरोसा जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और तवक्कुल अल्लाह। पीपल विथ हाई सेल्फ एफिकेसी टेंड टू पुट सक्सेस और फेल्यूर डाउन टू देयर ओन एक्शंस। तो तीन चीजें हैं इस टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करने के लिए। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम आइसोलेट पूरे उस सेटबैक के अंदर हम आइसोलेट ये करना है कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो हम कंट्रोल करते हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर जो नहीं है उसे हम इग्नोर करते हैं और हम टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कैसा कंट्रोल किया है उस पर अटेंशन देते हैं। तो दूसरी चीज, रेस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम एट हैंड, यानी हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम्स है, प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास कौन सा इशू है, प्रॉब्लम क्या है, अब प्रेजेंटली फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज, इवन दो हमारे से मिस्टेक्स अगर हो गए हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, यस वी डिड अ मिस्टेक, डेफिनेटली वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है।
3 चीजें की जरूरत होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, सेकंड थिंग रेस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम एट हैंड, और तीसरा है ओन योर मिस्टेक्स। ये चीज हमने डिस्कस की थी यहाँ पर। कंट्रोलेबल जो ना, जो चीजें कंट्रोलेबल है वो इशू एट हैंड क्या है, वो एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कुरान मजीद से हमें क्या मिलता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाया, इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द पीपल until they change what is in themselves. This work suggests that individuals have the power to change their circumstances through their own actions. तो ये आयत हमें गाइड करती है कि जब तक हम अपने अंदर की चीज को नहीं बदलेंगे, अल्लाह ताला हमें सक्सेस नहीं दे सकता, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता। तो हमें इनिशिएट करना चाहिए, और ये आयत हमें इस तरफ बुलाती है कि वी हैव द पावर टू चेंज आवर ओन सर्कमस्टेंसेस। दूसरा कोई मददगार नहीं है, हम खुद को खड़े होना है और हमको। सो डू नॉट लूज होप एंड डिस्पेयर, फॉर यू विल बी सुपीरियर इफ यू आर ट्रूली बिलीवर्स। अभी देखते हैं कि मुसलमान पूरी कायनात के अंदर जो है ना, आज वो सेटबैक्स हैं उनके पास, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनके पास यूनिटी नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम ही जो है ना कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन। दिस वर्स encourages believers to maintain hope and confidence in their abilities even in difficult situations। और तीसरी बात, and we will surely test you with something of fear, hunger and loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient। This verse highlights the importance of perseverance and resilience challenges। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, इस टेस्ट को पास करना है, सब्र करना है, अल्लाह की मदद जो है ना हासिल करना है और आगे बढ़ना है। एंड दिस इज व्हाट द टेक रिस्पांसिबिलिटी। सेल्फ एफिकेसी का था वो आयतें, और सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी, टेक सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी के तहत जो है, and we have not burdened you any soul beyond this capacity। This verse emphasizes personal accountability। Taking responsibility for your actions aligns with the idea that you are not overwhelmed by the burdens but empowered to make choices and face the consequences। ये चीज है इस आयत के जरिए से, यानी अल्लाह ताला अगर हमें कोई टास्क दिया है, मतलब कि हम एलिजिबल है उस टास्क के लिए, वी आर एलिजिबल, वो चीज हमारे अंदर होना चाहिए, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है और आगे बढ़ना है। एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड देन रिलाई अपॉन अल्लाह, इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु रिलाई अपॉन। और जब आप एक कोई काम करने का ठान लिए हैं, इस्तिखारा कीजिए, हमें इस्तिखारा करना चाहिए, और फिर पूरा का पूरा ट्रस्ट तवक्कुल अल्लाह पर करना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दिस इज व्हाट द एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर गेट मोटिवेटेड, यानी माइंडसेट के ताल्लुक से मैं बात करता हूँ। बिल्डिंग योर मोटिवेशन इज लाइक ट्रेनिंग फॉर ए मैराथन। वर्क एट इट एंड यू विल गो फर्दर देन यू हैड एवर इमेजिन। यानी मोटिवेशन के ऊपर जो है ना काम करना, यानी इंटरनल मोटिवेशन हमारा जो है ना उजागर करना, वो एक मैराथन की तरह है, और तभी हम जो है जाकर एक बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, और जो हमने इमेजिन भी नहीं किया उतनी दूर तक जो है ना हम जा सकते हैं और अपने अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्यों ना हो, चाहे वो इज्तिमाइयत का परफॉर्मेंस क्यों। True motivation is rarely about external trinkets। True motivation comes from within। असल जो मोटिवेशन है, ये बाहर से कोई मोटिवेट कर रहे हैं तो हम मोटिवेट हो रहे हैं, भाई आपके अंदर ये सलाहियत है, आप करो, अच्छा रहता, ये ऐसा करो, वैसा करो। ये पूरी चीजें एक दिन या 2 दिन या 1 महीने तक है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग है वो विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर से इंटरनल मोटिवेशन को जो है ना उजागर करना चाहिए। External motivation is driven by external rewards, money, fame, praise, whereas internal motivation comes from inherent satisfaction of the activity with no rewards necessary। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमें मनी भी जरूरत है और फेम प्रेस की अल्लाह ताला से जरूरत है, इंसानों से जरूरत नहीं है, मगर वो कम कम हद तक, दुनिया के हद तक ही यूटिलाइजेशन। लेकिन एक अच्छे बड़े काम को अंजाम देने के लिए
हमारे लाइफ के अंदर पर्सनल अचीवमेंट्स भी हासिल करने के लिए, वो उसकी जरूरत है, वो इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है, जिसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। वाई आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क, वाई आई हैव टुक अप दिस टास्क। ये वाई जितना स्ट्रांग होगा, सक्सेस उतनी स्ट्रांग रहेगी। Self-determination theory states that when motivation is driven by internal, self-determined force like personal growth and self-development, it associated with higher levels of self-esteem and lower levels of depression and anxiety. मोटिवेशन के अंदर एक थ्योरी है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। वो जो है ड्राइवन बाय इंटरनल होती है, उसके अंदर थोड़े फोर्सेस काम कर सकते हैं, वो पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। जिसके पास पर्सनल ग्रोथ यानी जाती इर्तिखा, अपनी अपनी जाती इर्तिखा के ऊपर काम करना है, कोई भी टास्क करना है, जाती इर्तिखा के लिए जो है ना, आज जो मौजूदा हमारी हालत है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं, कल के दिन से आज का दिन हमारा बेहतर हो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल मोटिवेशन है। ये जो है ना हायर लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम को देता है और डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन। और मोटिवेशन को हासिल करने के लिए थ्री सोर्सेस ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। एक है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक टास्क कर रहे हैं तो दूसरे थ्रो पे तो टास्क नहीं, आपके कैपेबिलिटीज पे, आपके इंटरेस्ट पे। मेजरली क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए उस टास्क के अंदर। कोई दूसरा बोलना, बात बात पर आके टोकना, लीडरशिप के अंदर भी अच्छी चीज नहीं। लीडरशिप के अंदर एक टास्क दिया जाता और बता दिया जाता कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है और यू हैव इंडिपेंडेंस, अब अपने मुताबिक काम कीजिए। सो ऑटोनॉमी इज द क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन का सबसे पहला जो है सोर्स है। दूसरा जो है ना कॉम्पिटेंस, टेक कंट्रोल, जिसके अंदर स्किल सेट अच्छा है और अपने एक्टिविटीज को, अपने टास्क को कंट्रोल में रख सकता है। और जिसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, स्किल सेट अच्छा नहीं है, सो हमारे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है। तो अगर हमारे पास उस काम को करने के लिए स्किल्स जरूरी है तो उसको सीखना चाहिए। इसीलिए लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। दुनिया के अंदर सक्सेसफुल अगर बनना है तो सीखने की आदत डालना, कंटिन्यूअस लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। और इल्म हासिल करना भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा इल्म हासिल कर लूं। तो कॉम्पिटेंस वो चीज है, एक है इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंस होना चाहिए। दूसरी है आप स्किल्स जो है ना डेवलप करना चाहिए, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों पर। और तीसरी है बिलोंगिंगनेस, find where you belong. When you feel part of something bigger than ourselves, like a team, we can sustain our motivation for longer. बड़े अंजाम, बड़े बड़े जो है ना काम है, वो इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, वो इज्तिमाइयत से होते हैं। और आप एक बेहतरीन जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उम्मत वसत हमने बनाया। तो ये बिलोंगिंगनेस है, एक बड़ी जो है ना कम्युनिटी का, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एहसास का। तो आप क्या करते हैं, वो सेल्फ, ये जो है ना सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन के लिए सोर्सेस है। बिलोंगिंगनेस, व्हेन यू फील पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, लाइक ए टीम, वी कैन सस्टेन आवर मोटिवेशन। ये तीन चीजों की जरूरत है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस क्रिएट्स कंट्रोल, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और तीसरी चीज है वी आर बिलोंगिंग टू सम गुड इज्तिमाइयत, एक अच्छे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से, एक अच्छे तहरीक से वाबस्ता है और इसके तहरीक के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो ये आपको इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। कुरान मजीद से हमें क्या मिलता है इसके ताल्लुक से, एंड से वर्क फॉर इंडीड Allah will see your work and your messenger and the believers, and you will be returned to the knower of the unseen and the witnessed, and he will inform you what you do. हम जो भी काम करते हैं इस दुनिया के अंदर, वो मोटिवेशन क्या है, अल्लाह ताला हमको बताया कि इन कामों को अंजाम दो, मैं देखूंगा तुमने क्या काम करके आए और बताऊंगा तुम क्या काम जो है ना करते थे, और उसका रिवार्ड भी हमें मिलने वाला है। ये है सबसे ज्यादा इंटरनल। This verse highlights the importance of intention and purpose. Owing your why aligns with working towards
goal that will be acknowledged by God and motivates you on your journey. फ्री विल, इस्लाम के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने रास्ता बता दिया गलत का और सही का, और ये आप फ्री विल दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सच्चाई पे चलो या गलत रास्ते पे चलो। इस्लाम के अंदर भी कोई टास्क अगर हमें दिया है तो हमें फ्रीडम दिया है। तो जब भी हम काम, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इज्तिमाइयत में हो, तो हमें फ्री विल मिली है या नहीं मिली है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमें मोटिवेशन देता है। एंड वी शोड हिम टू पाथ्स, द पाथ ऑफ गुडनेस एंड द पाथ ऑफ एविल। whoever wills, then let him take the path to his Lord. Individual responsibility, every soul will be held in pledge for its deeds. ये एक भी जो है ना हमें, यानी तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो बिलोंगिंगनेस है। तो बिलोंगिंगनेस और टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस, कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस के अंदर ये बात आती है कि वी आर रेस्पॉन्सिबल। हम जो काम करते हैं वो रेस्पॉन्सिबल तो अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम जवाबदाह हैं, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर वो चीज हमें हासिल होती है। कंट्रोल जो है ना उस एस्पेक्ट्स पे हमें आता है। सूरह अल बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि एंड दस वी हैव मेड यू जस्ट कम्युनिटी दैट यू विल बी विटनेस ओवर द पीपल एंड द मैसेंजर विल बी विटनेस। ये शहादत हक है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो हम पर गवाह थे, और हम आने वाले नस्ल पे या हमारे जो गैर मुस्लिम साथी हैं या मुस्लिम साथी हैं उन पर जो है ना गवाह है। यानी हमको ये विटनेस देना है, हमारे 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 एक्शन से, हमारे माहौल से इंस्पायर करना है लोगों को, यही सही दीन है, यही सही रास्ता है। तो ये जिम्मेदारी हम पर है। तो ये बहुत बड़ा काज है जो एक एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोगों के साथ रखता हूँ कि चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ में भी हो, चाहे वो इज्तिमाइयत में भी हो, वो मोटिवेशन जो है हमें मिलता है कि हम एक मुस्लिम उम्मा के पार्ट हैं, हम एक मुसलमान हैं। तो हमको इंडिविजुअल टास्क भी क्यों ना हो सक्सेस हासिल करने के लिए, हम पार्ट ऑफ ए बिगेस्ट जो है ना उम्मा, तो वो जो है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर पैदा करता है, सेंस ऑफ पर्पस पैदा करता है, और म्यूचुअल सपोर्ट का भी हमारे अंदर पैदा करता है, और अकाउंटेबिलिटी भी हमारे अंदर पैदा करता है। तो तीन चीजें होना चाहिए मोटिवेशन लाने के लिए, एक ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, बिलोंगिंग, ये तीन चीजें। मैनेज योर इमोशंस तीसरा है। 80% ऑफ विक्ट्री इज इन द माइंड। हम समझते हैं कि मैनेज योर इमोशंस मींस दिस इज इजंट अबाउट इग्नोरिंग योर फीलिंग्स और कवरिंग देम अप। ऐसा नहीं है। इमोशंस का मतलब, मैनेजिंग योर इमोशंस का मतलब हमें रोना नहीं चाहिए, हमें उदास नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। असल जो चीज है मैनेजिंग योर, इट्स अबाउट डेवलपिंग ए कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स टू द हार्मफुल इमोशंस, फियर, एंजाइटी एंड दैट। ये दरअसल चीज है। हमारा जो इमोशंस है वो उसके अंदर बह नहीं जाना, जो सेटबैक हुआ उसके अंदर बह नहीं जाना, विद इन द लिमिट्स हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन असल जो चीज हमें करनी चाहिए वो ये है कि कंट्रोल लेवल में हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल इमोशंस करना चाहिए। क्या हमें कर सकते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोन टू पैनिक बट इट डजंट हैव टू बी। We can prevent our emotional red brain overpowering our rational blue brain। तो हमें रेड ब्रेन को कंट्रोल करना है, उसके अंदर बह नहीं जाना है, रेशनली थिंक करना है हमें, वो है मैनेज योर इमोशंस। इसके अंदर भी 3 स्टेप्स हैं मैनेज योर इमोशंस को हासिल करने के, 3 स्टेप्स टू प्रिवेंट आवर इमोशनल ब्रेन ओवरपावरिंग और रेशनल ब्रेन। What is actually required? Sorry. Yes, what is actually required? तो जब भी कोई हमारे पास कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमें सोचना चाहिए कि एक स्टेप बैक लेना चाहिए
take a deep breath and ask, is this really as hard as I'm thinking? Sometimes हमारे ब्रेन में थॉट्स आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट एक्चुअली वो चीज नहीं होती। पेन पेपर लेकर लिखिए, आप लिखिए कि क्या रियली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, क्या जो है ना असल है यहाँ पर प्रॉब्लम। सो इज दिस रियली हार्ड आई एम थिंकिंग अबाउट, तो आपको चीजें सामने आती। सेकेंड स्टेप ये है कि इमोशनल मैनेज योर इमोशंस के लिए 3 टिप्स हैं। व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड देखिए, और दूसरी चीज है व्हाट आर योर एबिलिटीज। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो सीख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या दूसरों की मदद से लेके जो है ना उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल टास्क है तो हमें सीखना चाहिए, अगर इज्तिमाइयत है तो फिर ऐसे बंदे को वहां पर हम मदद ले सकते हैं जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और आखिर में व्हाट इज एट स्टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता ये रिस्क हम लेना ही है तो क्या एट स्टेक, क्या स्टेक है, कितना वैल्यू जो है ना हमारा लूज हो रहा, वी शुड बी रेडी टू टेक दैट स्टेक आल्सो। ये ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये वो प्रोजेक्ट चले गया, ये नौकरी चली गई, ऐसा नहीं। हाउ मच डज दिस रियली मैटर, इज द वर्स्ट केस सिनारियो एज बैड एज यू थिंक, ये क्या बैड है जैसा आपके दिमाग में वो है? नहीं। आप जब पेपर पे लिखेंगे, चीजों को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो रियलिटी सामने जो आती है उसको हमें फेस करना चाहिए। मैनेज योर इमोशंस के ताल्लुक से कुरान मजीद में माइंडसेट जो है हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के अंदर ये जो चीज आती है वो सब्र और शुक्र का है। ओ यू हु बिलीव्ड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर। कितना भी बड़ा मसला क्यों ना, मुसल्ला बिछाना और अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस तेरे हाथ में है, मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं तेरी मदद चाहता हूँ। पेशेंट भी रहना और अल्लाह की मदद भी करना, दुआ भी करना। कल्टिवेटिंग पेशेंस, सब्र ड्यूरिंग चैलेंजेस, ग्रेटिट्यूड, shukr during the blessings aligns with the growth mindset. Wisdom and understanding. The Quran promotes wisdom and understanding as valuable traits. These qualities are crucial for effective problem solving. Quran Majid में फरमाया, to those who have believed and whose hearts finds peace in the remembrance of Allah, indeed in the remembrance of Allah do hearts find peace. तो असल जो चीज है, हम जो एंजाइटी फील होते हैं या प्रॉब्लम जो आता है, असल हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, दुआएं छोड़ देते हैं, अज़कार छोड़ देते हैं, जिक्र छोड़ देते हैं, तो फिर जो है ना वो कैफियत हमारे अंदर पैदा होती है, वो कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। असल की चीज है जब अल्लाह से, मैंने स्टार्टिंग में इस फर्स्ट सेशन में आपको बताया कि हमें 3 चीजों को फोकस करना है अगर लाइफ में सक्सेसफुल हासिल करना है। पहली चीज, हम अल्लाह से हमारा ताल्लुक गहरा, और वो कुरान मजीद से होता है, जिक्र से होता है, दुआ से होता है। और दूसरी चीज हमारा जो है, हमारे रिलेशंस, घर वालों से हमारे क्या रिलेशनशिप, तो उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जब अल्लाह से ताल्लुक बेहतर, घर वालों से ताल्लुक बेहतर, फिर सोसाइटी के अंदर हम कुछ काम कर सकते हैं, सोशल रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं। ये 3 रिलेशनशिप पे जो काम करेगा वो जो है ना बेस्ट परफॉर्मर, हाई परफॉर्मर बनेगा। और उसी के तहत ये तमाम चीजें समझ मैंने किया है। ट्रस्ट इन अल्लाह एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, सफिशिएंट इज अल्लाह एज ए डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसीलिए आप देखते हैं अगर पूरा रिसर्च एनालिस्ट लिखते हैं कि मुसलमानों में खुदकुशी का जो कॉन्सेप्ट है वो 0 लेवल पे पाया जाता है या लेस देन 1% पाया जाता है। उसका मतलब जो हमारा माइंड सेट है, जो ईमान की जो कैफियत है, वो यही है। कुरान मजीद से हम स्ट्रेंथ लेते हैं और अल्लाह से हम स्ट्रेंथ लेते हैं। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने की कोशिश करते हैं। ये है हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट का तीसरा कैटेगरी, मैनेज योर इमोशंस। वर्कआउट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑफ यू, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके सॉल्व करने के लिए क्या स्किल की जरूरत है। इंडिविजुअल टास्क है तो हमें सीखना चाहिए, अगर इज्तिमाइयत है तो दूसरे की हेल्प लेना चाहिए वहां पर। एंड व्हाट इज स्टेक, अगर कुछ लॉस भी हुआ तो क्या है,
क्या जाने वाला है हमारा, उसको भी जो है ना हम आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आइए हम दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर। हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर के तीन इंपॉर्टेंट जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसा हम इससे पहले हम चार सुने थे, उसमें से एक ऑलरेडी मैंने बोला था, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। तो अब तक तीन डिस्कस करें, अब और रिमेनिंग तीन तीन जो है ना यहाँ है प्ले टू योर स्ट्रेंथ। फोर्थ एस्पेक्ट वो हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर। जैसा मैंने सूर्य असर की बात की यहाँ तक, तो उसके अंदर ईमान लाया जिसने और नेक अमल किया, तो ये बिहेवियर जो है हमारा नेक अमल का है। मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, बट इंडिविजुअल टास्क या इंडिविजुअल गोल या इज्तिमाई गोल को सक्सेस हासिल करने के लिए हमारा हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर होना चाहिए। उसके तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, गेट फ्लेक्सिबल, फाइंड योर नॉन नेगोशिएबल्स। ये तीन चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। पहला है, देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड दैट माय बिगेस्ट वीकनेस वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारी जो है ना असल प्रॉब्लम है, इंसान के अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, वाइब्स भी होते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव पे फोकस करते हैं। अगर दुनिया के अंदर हाई परफॉर्मेंस हमें लाना है, चाहे वो इंडिविजुअल टास्क क्यों ना हो, चाहे वो हमें क्या कहते हैं इज्तिमाई टास्क क्यों ना हो, वो जो हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट है उस पर हम डाउट नहीं करना चाहिए। हमारे स्ट्रेंथ्स पे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना लूज नहीं होना चाहिए। दैट इज प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, बट डोंट फोकस ऑन योर वीकनेसेस। वीकनेसेस को लॉन्ग टर्म में उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा है गेट फ्लेक्सिबल। द मोस्ट डेंजरस फ्रेज इन द लैंग्वेज ऑफ हाई परफॉर्मर इज वी हैव ऑलवेज डन इट इन दिस वे। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। लोग हमेशा एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल, इससे पहले सक्सेस आया ऐसे ही करेंगे। लोग जो है ना दे विल नॉट एक्सेप्ट दी चेंज, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश नहीं करते, और ये हाई परफॉर्मेंस का इंग्रेडिएंट नहीं है। बी फ्लेक्सिबल, गेट फ्लेक्सिबल। ये तरीका नहीं, ये तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो तरीका नहीं, वो ये तरीका कैसा इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई करना चाहिए, डिफरेंट। इसलिए डाइवर्जेंट जो है ना ग्रुप होना चाहिए। यानी सेम थॉट रखने वाले ग्रुप रहे तो हमारे एक्शंस, हमारी जो प्लानिंग होती है वो अच्छी नहीं। तो डाइवर्जेंट यानी तनखीद करने वाले भी होना चाहिए, अच्छे बातें बोलने वाले भी होने चाहिए, रिस्क टेकर्स भी होना चाहिए, रिस्क को कंट्रोल करने वाले भी होने चाहिए, रिस्क नहीं लेने वाला। ये तीनों का ग्रुप, ये डाइवर्जेंट ग्रुप जब मिलता है तो हम जो है ना काम को, सो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। और आखिर पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस बिहेवियर के अंदर, फाइंड योर नॉन नेगोशिएबल्स। यू वांट टू परफॉर्म वेल, देन कमिट। आपके लाइफ के अंदर नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। नमाज नहीं छूटना, फर्ज नमाज नहीं छूटना, ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है। हराम काम के अंदर हम हाथ नहीं डालना, ये हमारा नॉन नेगोशिएबल है। सुबह के अंदर या शाम में सोने से पहले या उठने के बाद कुरान मजीद को पढ़ना, ये हमारा नॉन नेगोशिएबल है। एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को फिट रखना, दोस्ती रखना। यानी वीक में मैं जो है ना रिलेशनशिप मैनेजमेंट करूंगा, सोसाइटी से नेटवर्क बढ़ाऊंगा, घर वालों से जो है घर वालों को वक्त दूंगा। ये है नॉन नेगोशिएबल। कौन सा भी टास्क हो उसके नॉन नेगोशिएबल्स जो है ना हमारे प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, स्टॉप फिक्सेटिंग ऑन व्हाट यू आर बैड एट, ऑल दैट मैटर्स इज व्हाट यू आर ग्रेट एट। आपके स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए, वीकनेस को बाजू रखिए। हर इंसान को अल्लाह ताला एक स्ट्रेंथ दिया। जो 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 इज्तिमाइयत के अंदर यही खूबी है कि हर एक के अंदर एक डिफरेंट जो है एबिलिटी होती है, उसको हम आइडेंटिफाई करना। लीडर का बहुत बड़ा काम ये है कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसकी जो है ना इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक उसको टास्क देना। कभी कभार हम काम ले नहीं पाते क्योंकि हम उसके यानी
थॉट के बेसिस पे या उसके टैलेंट के बेसिस पे हम काम दें। ऐसे कामों को हमें अंजाम नहीं देना चाहिए। Everyone has strengths and everyone has weaknesses, yet all too often we obsess over the things we can't do and ignore the things we can. ऐसा नहीं। Stop fixating on what you are bad at. All that matters is what you are great at. ये करना चाहिए। प्ले टू स्ट्रेंथ्स हासिल करने के लिए ये फिक्सेटिंग व्हाट यू बैड एट एंड ऑल दैट मैटर्स व्हाट यू ग्रेट एट, 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। रिकॉग्निशन। Think about those instances perhaps in your youth when you were told you had a talent. Was it a golden seed moment? इन्हें हमको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ्स। कोई लोग बोले तो कभी समझ में आता हमको, अरे ये मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। तो हमको खुद रिफ्लेक्शन करना चाहिए, हमको खुद रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मेरे लाइफ में ऐसे कौन सी चीजें हैं। आपको बोला गया कि ये आपके अंदर टैलेंटेड है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, लिस्ट करना, वो हमारे इंडिविजुअल टास्क के लिए भी लगाना और हमारे इंडिविजुअल टास्क भी वैसे ही सिलेक्ट करना। और दूसरी चीज इज्तिमाइयत के लिए भी जो है ना, हम उन सलाहियत को लगाना। रिफ्लेक्शन। थिंक अबाउट व्हाट यू आर गुड एट इन हियर एंड नाउ एंड सक्सेस लीव्स क्लूज। इट इज योर जॉब टू स्पॉट दैट। रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी। एक रिकॉग्निशन से है, दूसरा रिफ्लेक्शन से। इन्हें पास्ट में क्या सक्सेस हुआ था, जब आप क्या टैलेंट बताए थे। दूसरा रिफ्लेक्शन है कि मैं इस पे जो है ना बेहतर हो सकता हूँ। और थोड़े थोड़े सक्सेस हमें क्लूज देते हैं कि आप इस पे जो है ना वो, तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और वर्क ऑन इट। रिथम। Seek out those tasks that induce a sense of flow. These moments are all too rare, but might just reveal your true calling. वर्क ऑन इट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि प्ले योर स्ट्रेंथ। आप अगर काम कर रहे हैं तो वो फ्लो जो है ना बहुत अच्छा होता है, डिस्कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो वो उन चीजों पर भी आप फोकस करना चाहिए। इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया एंड प्ले योर स्ट्रेंथ्स एंड वी हैव बेस्टोड अपॉन ह्यूमैनिटी फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग एंड वी हैव फेवर्ड सम ओवर अदर्स विद provisions, but your Lord is the one who distributes provision, and your Lord is neither unjust in deprivation nor excessive in favor. This verse highlights the idea that God grants us unique gifts and abilities. Playing to your strengths and aligns with your recognizing and utilizing the talents, skills you have been blessed with. It is emphasizing using your gifts to contribute to excel in your way. इज्तिमाइयत की जिंदगी में हो दो या इनफरादी जिंदगी में हो दो, हमारे टैलेंट्स को अल्लाह की राह में लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही है प्लेइंग योर स्ट्रेंथ्स। हमारे सलाहियतों को छुपाना नहीं, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सलाहियत पहचानना और उन सलाहियतों को परवान चढ़ाना और उन सलाहियतों को इस्तेमाल करना अल्लाह की राह में, ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें करना चाहिए। रिकॉग्निशन, रिफ्लेक्शन, वर्क ऑन इट। अभी देखिए, अभी जो चीजें हमें बची हैं वो है हाई परफॉर्मेंस में गेट फ्लेक्सिबल है। तो दरअसल मैं वर्कआउट किया लेकिन प्रेजेंटेशन के तहत मैं नहीं ला सका उसको, मैं माजरत खा हूं उसके ताल्लुक से। तो अभी जो हम फोकस करेंगे वो ये है कि गेट फ्लेक्सिबल। गेट फ्लेक्सिबल के अंदर मैंने आपको बताया कि हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें जो है ना हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे क्रिएटिव वे में उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इनफरादी हो इज्तिमाई हो, उसको जो है ना हम उसको जो है ना फोकस करना चाहिए। मैं 5th पॉइंट बोल रहा हूँ गेट फ्लेक्सिबल के तहत। मुझे टाइम नहीं मिला, जो प्रेजेंटेशन में बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है प्रेजेंटेशन के लिए। मैं एक्चुअली ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, तो मैंने कंप्लीट कर ली लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं कर सका, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। When we encounter problems, we often use tried and tested shortcuts to solve them. These shortcuts can be useful but also stop us being creative. तो हमें दूसरों की तरफ भी जो है दूसरे स्टेप्स भी लेनी चाहिए, दूसरे जो है ना
स्ट्रेटजीज भी जो है ना हमें अपनाना चाहिए। और दूसरी बात, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट स्मैशिंग थ्रू योर न्यू एबिलिटीज एंड गेनिंग ए फ्लेक्सिबल पर्सपेक्टिव। हमेशा हमारे जो इज्तिमाइयत के अंदर है, तो थोड़े लोग ये बोलते हैं कि हमने हमेशा इस काम को ऐसे किया, ऐसे करेंगे। वो क्रिएटिविटी को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो क्रिएटिवली इसको मुकम्मल करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए। जब तक हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएंगी, हाई परफॉर्मेंस के तहत हम फोकस नहीं करेंगे। जैसा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि भी रिसेंटली यहाँ पर हम लोग हमारे इज्तिमाइयत के अंदर ये फैसला लिए हैं कि इस्लामिक ओलंपियाड जो है एक ऐसी चीज है जो अभी हमारे पास नहीं है। उससे जो नौजवान लोग हैं, जो आने वाली नस्ल जो है, उनके लिए एक मोटिवेशन है वो। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इज्तिमाइयत के तहत हर साल, और प्राइजेस देंगे और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो देखिए कि ऑटोमेटिकली ग्रेड 4th से लेके ग्रेड 9 तक बच्चे जो है ना उसको जो है ना हासिल करेंगे, और बुनियादी दीनी तालीम और एडवांस लेवल दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इम्पॉसिबल टास्क, ऐसा नहीं, हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द क्या है, क्रिएटिव पीपल हमें लाना चाहिए ग्रुप के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा हमें फ्लेक्सिबल थिंक करते हैं, उसके लिए 3 चीजें की दरकार है। पहली चीज ये है, फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ दैट द पजल्स यू एनकाउंटर कैन बी सॉल्व्ड, इट इज नॉट दैट यू कांट डू इट। इजी। सबसे पहले हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, कभी कोई अगर कोई एडवाइस दे दिया, ये नहीं हो सकता, ये कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए कि कौन सा भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये पहली चीज है जो हमारे अंदर लानी चाहिए। सेकंड, लर्न टू लुक एट थिंग्स अफ्रेश। ट्राई थिंकिंग लाइक ए मैड साइंटिस्ट। इफ यू आर encouraging दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी प्री कॉन्सेप्शंस, व्हाट यू डू, ये एलॉन मस्क का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ही फॉलोज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। हमें भी अफ्रेश सोचना चाहिए। यानी बजट के अंदर कॉन्सेप्ट एक है कि जीरो बेस्ड बजट, यानी पुराना जो बजट है उसको हम ये साल में क्या चेंजेस करेंगे, उससे कोई चेंजेस नहीं है। हमें जीरो बेस्ड बजट चलना चाहिए, कंप्लीट न्यू एक्टिविटी का बजट बनाना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम कोई टास्क लेते हैं तो हमें अफ्रेश सोचना चाहिए, फ्रॉम द स्क्रैच सोचना चाहिए। ट्राई थिंकिंग लाइक ए मैड साइंटिस्ट। और तीसरी चीज है, गेट आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। आस्क ओपिनियन ऑफ समवन कंप्लीटली अनलाइक यू, डू दे हैव डिफरेंट। इसीलिए ग्रुप्स जब बनाए जाते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन ग्रुप होना चाहिए, लाइक माइंडेड ग्रुप नहीं होना चाहिए। लाइक माइंडेड ग्रुप में एक बेहतरीन टास्क, एक इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तनखीद नहीं होती उसके अंदर। तो ये 3 चीजों की जरूरत है गेट फ्लेक्सिबल होने के लिए। एबो ऑल, रिमेंबर दैट सीइंग थिंग्स इन एन अनयूजुअल वे इज इन द प्रॉब्लम, इट इज द सॉल्यूशन। हाई परफॉर्मर्स डू थिंग्स डिफरेंटली। ये है बिहेवियर एस्पेक्ट का दूसरा हिस्सा, यानी 5वां हिस्सा। अब आइए फाइंड योर नॉन नेगोशिएबल्स पे मैं बात करता हूं। मेरा वक्त कितना है थोड़ा बता सकते हैं आप? और कितना वक्त है? जी 5 मिनट है आपके पास, और उसके बाद अच्छा क्वेश्चन से सीजन करेंगे हम लोग। अच्छा, ओके, जी ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूड करता हूँ इंशाल्लाह। तो बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टीम्स के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में बात किया है। हाई परफॉर्मेंस आर कंसिस्टेंट, दे हैव ए हैंडफुल ऑफ नॉन नेगोशिएबल ट्रेडमार्क बिहेवियर्स एंड दे स्टिक टू दैट। मैंने बताया अपनी रूटीन्स बनाना चाहिए लाइफ में। हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, सोने से पहले क्या काम करेंगे, उठने से पहले जो है ना क्या क्या चीजों को रख लेना चाहिए, उठने तो फिर जो है ना क्या डेली रूटीन्स हैं, क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं। पहली चीज, हम सोते वक्त फैमिली के साथ फोन नहीं देखेंगे, यानी मगरिब के बाद एक फैमिली टेबल होगा,
फिर जो है हम कुछ अच्छी बात करेंगे, आज क्या पढ़ाई हुई, बच्चों से इंटरेक्शन, बीवी से इंटरेक्शन, ये पूरा जो है ना आजकल गुम हो गया। ये हम फोनों में लगे हुए हैं, इससे जो है ना जो फैमिली रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं। तो हमारे घर के अंदर भी नॉन नेगोशिएबल्स होना चाहिए, हमारे इज्तिमाइयत के अंदर भी नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। हमारी इनफरादी में एक्सरसाइज करना, नमाज का, कुरान का, ये नॉन नेगोशिएबल्स होना चाहिए। और ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिव्यू मीटिंग्स का, तनकीद करने का, तनकीद बरा इस्लाह करने का, ये चीजें हमारे अंदर बहुत जरूरी है। और ट्रेडमार्क्स फाइंड आउट करना चाहिए। फाइंड योर ट्रेडमार्क्स। रिमेंबर फॉर्मूला ये है कि दे शुड बी सिंपल, दे शुड काउंट अंडर प्रेशर एंड दे शुड बी क्लियर। हमारे ट्रेडमार्क्स बिहेवियर के अंदर ट्रेडमार्क्स, हमारे जो है एक्शंस के अंदर ट्रेडमार्क्स होना चाहिए। तो उन ट्रेडमार्क्स को हमारा बनाना चाहिए, ये एक चीज है। और अपने ट्रेडमार्क्स को इफेक्टिव करने के लिए, वो उसको हैबिट्स में करने के लिए, बिल्डिंग बिहेवियरल क्यूज, एक्शन ट्रिगर्स इनटू योर एनवायरनमेंट, ये चीज हमें करनी चाहिए। खास तौर पर क्या ट्रिगर कर रहा है हमारे अंदर, क्या जो है ना कौन सी ऐसी चीज है हमारे बिहेवियर, ट्रिगर पॉइंट को जानना और ट्रिगर पॉइंट पे और हमारे हैबिट्स को चेंज करना, पॉजिटिव हैबिट्स को लेके आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो हैबिट्स हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, वो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको उस पर काम करना चाहिए। व्हाट वुड दे डू इन दिस सिचुएशन। हमें सोचना चाहिए कि एक आइडियल वर्जन अपने आप को बनने के लिए, अगर अच्छा पर्सन होता तो वो क्या करता था, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को। एबो ऑल रिमेंबर दिस सिंपल मोटो, नेवर मिस ट्वाइस। यस, on some days your habits might slip, but if high performer miss one day, they never miss the second. हमारे जो कामें हैं वो जो है ना नॉन नेगोशिएबल्स वो क्रिएट करना चाहिए हमारे लाइफ के अंदर। वो 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 जो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से और इज्तिमाइयत के डिस्कशन से हमें मिलती हैं। जो हमारे सेटबैक आए हैं, उसके रीजंस को फाइंड आउट जब करते हैं, तो इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, तो ये चीजों को हमें करना चाहिए, इसके तहत हमें काम करना चाहिए। तो ये है फाइंड योर नॉन नेगोशिएबल। और आखिर जो चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो हाई परफॉर्मेंस टीम्स हैं। अभी मैंने बताया, इस बात पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम उम्मत मुस्लिमा वसत अल्लाह ताला ने बनाया। तो हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारे एक्शंस इस अल्लाह, हमारे एक्शन से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है ना हम हमारे एक्शन से दुनिया को नहीं बता रहे। इसी यही वजह है कि आज जो हमारे ब्रदरान वतन जो है वो इस्लाम नहीं, यानी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मनवा सक रहे। मेन वजह क्या है, हम जो बोलते हैं, जो हम जबान से शहादत देते हैं, कौल से जो शहादत देते हैं, वो अमल शहादत में नहीं बताते। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें उम्मत वसत बनाया गया और तुम्हें गवाही देना पड़ेगा और तुम्हें पूछताछ होगी इसके ताल्लुक से। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, वो है इज्तिमाइयत। हम सबसे पहले इज्तिमाइयत ज्वाइन करना, अगर वो इज्तिमाइयत अच्छी नहीं लग रही तो दूसरे इज्तिमाइयत को एस्टेब्लिश कीजिए। इज्तिमाइयत अगर वो अच्छी है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, और बड़े बड़े काम दुनिया के अंदर जो हुए हैं वो इज्तिमाइयत के तहत ही हुए हैं। वरना जो है ना, ये जो पूरी चीजें हैं, एक कल्चर जो है ना, एक सक्सेसफुल कल्चर जो है ना हमारे अंदर क्रिएट करना, और हमारी पूरी सलाहियतें इंडिविजुअल जो अभी हमने हाई परफॉर्मेंस के बिहेवियर के तहत हो या हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट के तहत हो, ये असल लेके जाके हम इज्तिमाइयत में लगाना। जो बंदा इज्तिमाइयत में नहीं है उसके ऊपर अल्लाह का साया नहीं है। तो असल जो मुद्दा, जो एंडिंग पॉइंट है, वो है इज्तिमाइयत। इज्तिमाइयत के अंदर शामिल होना और इज्तिमाइयत को स्ट्रेंथ बनना, और इज्तिमाइयत के अंदर ये पूरे कल्चर्स को लेके आना, और जो है इज्तिमाइयत के तहत हमारे जो सलाहियतें हैं उसको लगाना। फिर एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट, जो टास्क है हमारा इस सरजमीन पे अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना, वो जो है ना हो सकता है।
ये जो है ना हाई परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सवालात है तो आप लोग कर सकते हैं। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही। आपके कोई सवालात हो आज के सेशन के ताल्लुक से तो आप पूछ सकते हैं स्पीकर से हमारे। जो क्वेश्चंस हैं आपके तो पूछ सकते हैं हमारे स्पीकर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरा सवाल ये था कि अपन कोई काम स्टार्ट करते हैं जी और उसके बाद में वो काम अपने हिसाब से नहीं होता है तो जी अपन डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जी। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो फेलियर कभी भी दिमाग में नहीं रखते। तो आपका क्या एडवाइस है इस मैटर के अंदर? मैं इससे पहले प्रेजेंटेशन में बताया कि जिसके अंदर सेल्फ एफिकेसी की कम होती है, यानी अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं होता है, वो एक सेटबैक से पीछे हो जाता है। तो प्लानिंग करने से, जब भी हम कोई काम को शुरू करते हैं तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है, अगर लॉस आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपका टॉलरेंस पीरियड कितना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक सक्सेस हासिल करने के लिए 3 साल अगर कोई सस्टेन हो गया उस काम में, तो समझिए कि वो सक्सेसफुल है। तो ये चीज आपको मद्देनजर रखना चाहिए। और इस्तिखारा कर कर आप उस काम को कीजिए, चाहे वो इज्तिमाइयत का हो, चाहे इनफरादी का हो। पहले इस इस्तिखारा का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नजर आ जाता, कुछ अल्लाह ताला हमें बता देंगे, ऐसा नहीं है। असल जो भी काम करना है उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, लोगों से गुफ्तगू करना, मशवरा लेना, फाइनली आपका दिल जिसमें मुतमईन हो रहा, फैसला लेना, और फिर अल्लाह से बोलना, ए अल्लाह मैं फैसला लिया, ये प्रॉस थे, ये कॉन्स थे, ये मैंने मशवरा लिया, ये फैमिली से गुफ्तगू किया, ये अच्छे लोगों से गुफ्तगू किया, स्ट्रेटजिस्ट से गुफ्तगू किया। अब मैं आपके सामने रखता हूं, मैं ये काम को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे नहीं मालूम इस काम में सक्सेस है या फेल्यूर है, या आप जो है ना मुझे गाइड कीजिए। अगर ये काम में सक्सेस है तो मुझे लगा दीजिए, अगर ये काम में मुझे सक्सेस नहीं है तो मुझे जो है ना बस एक मस्के में से बाल निकले जैसा मुझे निकाल दीजिए और दूसरी तरफ लगा दीजिए। ये चीज हमें करना चाहिए। छोटे छोटे सेटबैक्स को हम पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर रीडिजाइन करना चाहिए, फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अलबत्ता पीरियड जो है वो कितना है, आपका टॉलरेंस पीरियड, उसको देखते हुए अपने काम को अंजाम दें। ये है। जी। ये और किसी के हो मतलब सवालात तो कर सकते हैं, लेकिन अजान के बाद। मैं असल प्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं कर पाया, माफी माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगर कर दूंगा तो आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह, मैं मुदस्सिर भाई को जी जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा। आई होप सो इट हेल्प्ड यू ऑल इंशाल्लाह। जी 1 मिनट वेट कर लेते हैं अजान खत्म होने का, फिर एक सवाल ठीक है, और है। अच्छी बात, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्तिखारे का सही तरीका क्या है? कोई मेरे नॉलेज में जी ऐसा जी। है कि फजर के बाद करना चाहिए, कोई कहता है ईशा के बाद करना चाहिए। थोड़ी सी आप रोशनी डालें नहीं नहीं, कि ऐसा नहीं करेक्ट है। तरीका क्या है? जी जी। मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको गाइड करूंगा। इस्तिखारा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई मसला दरपेश आ गया, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये करूं या वो करूं, तो स्टेप नंबर 1, वो करे तो क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव्स हैं, वो करे तो क्या पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, और लोगों से, अच्छे लोगों से मशवरा, अपने फैमिली से, अपने गुरु से, या कोई इमाम से, या कोई जो है ना आपके प्रेसिडेंट है, या कोई अच्छे जो है ना स्ट्रेटेजिस्ट हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके अवेलेबल जो चीजें हैं, एक तीनों से आप गुफ्तगू करें।
फिर उनका मशवरा लें, मतलब उनका मशवरा लेना नहीं है, बस एनालाइज करने के लिए। एक प्रॉस देखा, कॉन्स देखा, फिर लोगों का मशवरा किया, फाइनली आपका दिल ये पूरा जांचने के बाद ये हो रहा है यहाँ पर मेरा दिल जो है ना मुतमईन है, आपको मालूम हो रहा, लेकिन डर हो रहा, ये फिर कैसा होता है? तो फिर आप अल्लाह ताला के सामने 2 रकात नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद एक दुआ है, वो दुआ जो है ना मैं आपको भेजूंगा पर्सनली मुदस्सिर भाई को। वो दुआ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह, मैंने ये पूरी चीजें की और ये फैसला लिया, और तू इसका रिजल्ट जानता है, मैं नहीं जानता। अगर ये अच्छा है तो इसमें लगा दे, ये अच्छा नहीं है तो मुझे निकाल के दूसरे काम की तरफ लगा दे। ये कॉन्सेप्ट है। ये दुआ पढ़ लेना चाहिए, 1-2 दिन ऐसा कर लें आप, या 3 दिन कर लें, फिर आप डिसीजन ले लें। तवक्कल अला अल्लाह। कोई चीज आपको ऐसा नहीं दिखेगी, ऐसा है नहीं सुन्नत के मुताबिक ये दिखेगी तो हम करेंगे, पानी दिखेगा, हरा दिखेगा, कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कभी जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह। जी जी, इसी के साथ इंशाल्लाह आज का सेशन हम एंड करते हैं, इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपके टाइम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।